हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका विद्या इंस्टीट्यूट गोरखपुर में। और मैं मनु चौधरी आज आपको बताऊंगा प्रतिभाशाली बालक के बारे में, जो कि थर्ड सेमेस्टर में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। प्रतिभाशाली बालक से आपको यूपी टेट सी टेट जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बढ़ते हैं, और अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देख लें, नहीं तो आगे समझने में शायद आपको थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो उस चीज़ को नेगलेक्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक होता क्या है? जैसे प्रतिभाशाली बच्चे की अगर हम बात करें तो प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों की तुलना में क्या होता है, थोड़ा श्रेष्ठ होता है, थोड़ा हाई थिंकिंग रखने वाला होता है, थोड़ा एडवांस लेवल का होता है। मतलब कि अगर वो फोर्थ क्लास का बच्चा है तो वो फिफ्थ क्लास की बातों को भी समझने में सक्षम होता है। तो इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 120 से उच्च होती है, क्योंकि 110 टू 90 मतलब 90 टू 110 90 से 110 के बीच में होती है सामान्य बालकों की बुद्धि जो होती है। और बुद्धि लब्धि अगर 120 से ऊपर हो जाती है तो वो हो जाता है प्रतिभाशाली बालक। अब ये बालक साधारण बालकों से बहुत योग्य होते हैं और जो भी कार्य इन्हें प्रदान किया जाता है उसे ये शीघ्र करके दिखा देते हैं। मतलब काम में ही ज़्यादा देरी नहीं करते, इनको काम दिया ये तुरंत से करके एकदम टीचर को सौंप देते हैं। अब ये बालक साधारण बालकों से साथ शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि देखो, जब जो बातें हम साधारण सिंपल बच्चों को सिखा रहे हैं वो बातें वो ऑलरेडी जानते हैं, तो उनको थोड़ी बोरियत सी फील होती है। मतलब उनको कोई चैलेंजिंग चाहिए कि जो उनको टक्कर दे सके, तो इस तरीके की बातें वो ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो स्किनर एवं हैरीमैन के अनुसार क्या डेफिनेशन है प्रतिभाशाली बालक की? तो प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो अपनी क्लास में देखा भी होगा आपने, जब कभी आप बच्चों वाली क्लास में रहे हो, मतलब 6 to 8 या 1 to 5 क्लास में, तो उस टाइम पर एक दो बच्चा ऐसा होता है जो मतलब कि टीचर की निगाहों में भी चढ़ा होता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा होशियार है, और क्लास में भी सबसे एडवांस अलग तरीके से, मतलब मॉनिटर भी वही बनता था या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो उसको सौंपी जाती थी। तो 1% बालक होता है। अगर मान लिया आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों में से एक बच्चा होगा जिसको मॉनिटर बनाया जाएगा, उसकी पॉपुलरिटी देख करके, उसकी मानसिक योग्यता देख करके। तो ये एक डेफिनेशन दी है स्किनर ने। अब देखो, कॉल्सिंग के अनुसार इसकी एक डेफिनेशन हमें किसी एक फिलोसोफर के अनुसार याद होनी चाहिए। अब वह बालक जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो और समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके, तो वो मतलब कि एक सोसाइटी को डेवलप करने में अपनी भूमिका प्रदान कर सके, अपना एक सहयोग दे सके। तो ऐसी डेफिनेशन दी है कार्लसनिक के अनुसार कि वह प्रतिभाशाली बच्चा होगा जो समाज में एक अपना योगदान दे सके। अब प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे होती है? अब बेसिकली क्या होता है, तर्क वितर्क से हम पहचान सकते हैं कि सामने वाले को हमने कोई गलत बात बोली तो वो तुरंत हमें पलट करके बता देगा कि ये बात आपने गलत बोली है, सही बात ये होगी। तो इस तरीके से भी हम अपने आसपास में ध्यान रख सकते हैं कि कौन बच्चा प्रतिभाशाली है और कौन बच्चा प्रतिभाशाली नहीं है। लेकिन अगर बुद्धि परीक्षण की बात कर रहे हैं और उसमें प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करनी हो तो क्या करेंगे? शाब्दिक तथा अशाब्दिक बुद्धि परिचय और व्यक्तिगत तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो ये दो तरीके के परीक्षण होंगे, शाब्दिक और अशाब्दिक। मतलब उसको वर्बल या नॉन वर्बल करके उससे हम उसका कुछ एक तरीके से इंटरव्यू लेंगे और पता कर रहे हैं कि ये किस स्टैंडर्ड का बच्चा है। क्योंकि जनरली जैसे मान लिया हम क्वेश्चन पूछेंगे कि राष्ट्रपति का नाम, प्रधानमंत्री का नाम सब बता देगा। अगर मान लिया कोई 5th क्लास का बच्चा है और हम उससे पूछ लेंगे कुछ ऐसा सवाल जो कि 6 या 7th क्लास के बच्चे को जानना चाहिए और उसका वो उत्तर दे देता है, दैट मीन्स वो क्या होता है? प्रतिभाशाली बालक होता है। और व्यक्तिगत या सामूहिक मतलब एक हम एक ग्रुप बना करके उस बच्चे को बिठा देंगे और उसमें से सभी से क्वेश्चन पुटअप करेंगे, जो उसका सुटेबल आंसर देगा वो क्या होगा? प्रतिभाशाली बच्चा होगा। अब टर्मन के अनुसार क्या होता है? टर्मन कहता है कि वह बालक जो 140 से अधिक बुद्धि का है वह प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आता है। अभी जैसे हमने ऊपर बात की थी तो ऊपर में 120 में आया था जनरली कि 120 से अगर ऊपर है तो वो प्रतिभाशाली या उत्कृष्ट बच्चे की श्रेणी में आता है। लेकिन टर्मन क्या कह रहा है कि अगर उसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होगी तभी वो प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आएगा। अब निष्पत्ति परीक्षण और अभिरुचि परीक्षण, ये दो परीक्षण है। अब देखो, निष्पत्ति परीक्षण क्या होता है? पिछले क्लास में इस परीक्षण के द्वारा क्या होता है? बालक की शैक्षिक उपलब्धियों का ज्ञान आसानी से प्राप्त होता है। तो बालक को क्या होता है, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड उसकी उपलब्धियां हैं वो उसको आसानी से मिल जाता है, जो भी किताबी ज्ञान है उसको आसानी से मिल जाता है। अभिरुचि परीक्षण क्या होता है? इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट टेस्ट। यह परीक्षण यह बताता है कि बालक की रुचि किन किन कार्यों में है और वह भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। तो देखो, कुछ बच्चे होते हैं जैसे उनका इंटरेस्ट क्रिकेट में होता है, कुछ बच्चे होता है कि उनको लेक्चर देने में बहुत रुचि होती है,
कुछ बच्चे होते हैं कि उनको प्रेजेंटेशन देने में बहुत अच्छी रुचि होती है, तो ये उनकी एक अभिरुचि परीक्षण होता है कि उनसे हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि वो बच्चा अपनी रुचि के फील्ड में कितनी नॉलेज रखता है। तो ये हम अभिरुचि परीक्षण से बता सकते हैं। अब देखिए, संबंधित बालकों की सूचनाएं। संबंधित बालकों की सूचनाएं क्या होती हैं? इस प्रकार के परीक्षण में प्रतिभाशाली बालकों का पता लगाने के लिए उनके माता पिता या जो भी उनके आस पड़ोस के लोग हैं उनसे संपर्क किया जाता है कि वो बच्चा किस तरीके से बिहेव करता है घर में आने के बाद, या समाज में तुम्हारे आसपास जब वो रहता है तो वो किस तरीके से रहता है। मतलब उसका हम एक तरीके से डेली रूटीन को एनालाइज करेंगे और बताएंगे कि वो बच्चा प्रतिभाशाली है या नहीं है। मतलब 3-4 तरीके हो गई है कि जिनसे हम बता सकते हैं कि बच्चा प्रतिभाशाली है या नहीं है। अब देखिए, अवलोकन विधि होती है। अवलोकन विधि होती है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड मतलब कि बच्चा अपने आप से कुछ किए जा रहा है और हम सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो किसी चीज़ को किस ढंग से कर रहा है। सपोज करो कि वो एक बार क्या हुआ कि मतलब कि वो कहीं पर उसके चलने का ढंग या फिर किसी चीज़ को बोलने का ढंग, हम सिर्फ उसको ऑब्जर्व करते हैं। मान लिया एक टीचर है और क्लास में वो बच्चा ही बैठा है, टीचर पढ़ा रहा है और वो बच्चा उस टीचर की बातों पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके का क्वेश्चन आंसर पुटअप कर रहा है, तो ये सब चीज़ें पता चलती है अवलोकन विधि में। और थर्ड पर्सन उस टाइम पर क्या होगा, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करेगा कि वो क्या कर रहा है। जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर की टीपी की होगी तो उस टाइम पर आपको ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा गया होगा कि सिर्फ आपको ये देखना है कि स्कूल में टीचर पढ़ाते कैसे हैं। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। अब बालकों के गुणों के आधार पर पहचान, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उनके आधार पर हम बच्चों की कैसे पहचान करेंगे कि बच्चा प्रतिभाशाली है या नहीं। तो प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं क्या क्या होती है? एक होती है शारीरिक विशेषता। शारीरिक विशेषता में क्या होता है? इंद्रिया शक्ति, दांत, शारीरिक दोष, स्वास्थ्य और शारीरिक जो भी रूप होता है उसका। अब ये होता है, देखो आप इसके डायग्राम से समझ सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखो इंद्रिया शक्ति क्या होंगी, उसकी तीव्र होती है। जो वो होगा बच्चा होगा उसकी इंद्रिया शक्ति तेज होती है, मतलब उसकी सुनने की क्षमता एकदम, देखने की क्षमता एकदम बहुत अच्छी होती है। अब सामान्य बच्चों में 2 माह पहले निकल जाते हैं। तो जो जनरली बच्चे होते हैं दांत जो होते हैं उनके 2 महीने पहले निकल जाते हैं, और जो वो होते हैं विशिष्ट बच्चे उनके 2 महीने बाद निकलते हैं। ये एक थोड़ी हास्यास्पद बात हो गई, लेकिन ये एक फैक्ट है कि अगर हमें शारीरिक विशेषता के थ्रू किसी बच्चे को पता लगाना है कि वो प्रतिभाशाली है या नहीं, तो उसको जन्म से ही एनालाइज करना पड़ता है। कहते हैं नहीं कि छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं कि बच्चा बहुत तेज है, अभी पढ़ने गया नहीं और माता पिता कहने लगते हैं कि वो बहुत तेज है, बहुत तेज है, तो वो सब इसी चीज़ पर इसी चीज़ को देख करके बोलते हैं कि बच्चे के दांत किस टाइम आए हैं, या फिर वो किस तरीके से रिएक्ट करता है उनके घर में, या फिर जब कभी घर में खेल रहा होता है। अब देखिए शारीरिक दोष। शारीरिक दोष क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। जो विशिष्ट बालक होते हैं या फिर प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें बहुत कम होते हैं शारीरिक दोष। शारीरिक दोष मतलब कि जैसे किसी को सुनने में अक्षमता होती है, या फिर देखने में अक्षमता होती है, या फिर किसी का पैर अपंग होता है, इस तरीके की जो डिसेबिलिटी होती है वो उनमें बहुत कम देखी जाती है। अब ऐसा नहीं कि होती ही नहीं, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो यूपीएससी टॉपर कर जाते हैं और उनकी शारीरिक अक्षमता होती है, तो इट डजेंट मैटर, लेकिन पॉसिबिलिटी रहती है कि शारीरिक दोष उनमें कम रहते हैं। अब स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या होता है? सामान्य बच्चों की तुलना में उनका अधिक स्वास्थ्य होते हैं वो, सामान्य बच्चों की तुलना में। अब सामान्य जनरली बच्चे क्या होते हैं, जरा सा पेट में दर्द हुआ, बेड पकड़ लिया या फिर छुट्टी मार ली स्कूल आने से पहले। तो उनमें क्या होता है, उनमें बहाना देने की क्षमता बहुत अधिक नहीं होती। मतलब वो किसी भी चीज़ को एक्सक्यूज नहीं करते। अगर मान लिया उन्हें कोई चीज़ सीखनी है तो सीखनी है, कोई काम करना है तो करना है, वो उसको बहाने पर नहीं टालेंगे। अब आगे देखते हैं सामाजिक विशेषताएं क्या होती है उसकी। मिलनसार होते हैं, मतलब एक दूसरे से समायोजन बना करके रखते हैं। जिम्मेदार होते हैं कि उनको अगर कोई भी बात सौंपी गई है तो वो उसको बखूबी निभाते हैं। और मित्र बड़ी उम्र के होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने साथ के बच्चों से इतना घुल मिल कर नहीं रहेंगे जितना वो अपनी से ऊपर वाली क्लास के या अपने से बड़े बच्चों के साथ घुल मिल कर रहेंगे। उनसे नई नई बातें सीखने को मिलेगी। अब सपोज करो आप ही हो, आप इस समय बीटीसी कर रहे हो या फिर डीएलएड कर रहे हो, वॉटएवर जो भी कर रहे हो, तो आप अगर जो अपने बीटीसी वाले समूह में रहोगे तो आपको सारी बीटीसी से रिलेटेड ही बातें सीखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप जाकर के संपर्क करते हो कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तो क्या कहेगा वो, नेशनल और इंटरनेशनल जैसी बातें करेगा। तो मतलब कि ये एक एटमॉस्फेयर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के लोगों से संपर्क रखते हैं। खेल अपनी उम्र के बच्चों के साथ, नेता के गुण, और मतलब कि नेतृत्व करता है, लीडरशिप रहती है उसके अंदर, और रुचि साहित्यिक कार्यों में, मतलब कि लिटरेचर ही होता है वो, और सृजनात्मक गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं, मतलब कि क्रिएटिविटी दिखाता है किसी भी काम में। टर्मन के शोध ने क्या कहा था, उसने क्या काम किया, टर्मन ने 500 बच्चों पर शोध किया
और सत्य, ईमानदार, निष्ठा तथा हर परिस्थितियों में समायोजन कर लेते हैं वे 500 बच्चे। उसने क्या काम किया, 500 बच्चों पर एक प्रयोग किया और उसने देखा कि जो बच्चे प्रतिभाशाली थे वो सत्य थे, मतलब कि एकदम झूठ नहीं बोलते थे, और ईमानदार थे, मतलब कि जो भी काम करते हैं वो ईमानदारी से बखूबी निभाते हैं, किसी से कोई फ्रॉडगर्दी नहीं। निष्ठा और हर परिस्थिति में समायोजन कर लेते हैं। मान लीजिए उनको कहीं पर शोर वाले इलाके पर भी बिठा दिया जाए, पास में डीजे बज रहा है और उनके हाथ में बुक दे दी जाए, उनसे कह दिया जाए कि एक पेज तुम्हें आधा घंटे में याद करके देना है, तो वो पॉसिबिलिटी होगी कि उसकी 70 to 80% याद कर लेते हैं, क्योंकि उनको साउंड से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। अब उनकी संवेगात्मक विशेषताएं कैसी होती हैं? सामाजिक दृष्टि से सुदृढ़ होते हैं और सदैव प्रसन्न रहते हैं, चरित्र श्रेष्ठ होता है उनका, और हर परिस्थिति में समायोजन करने में समर्थ होते हैं, संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं। बौद्धिक क्षमताएं कैसी होती हैं? ये स्पष्टवादी, श्रेष्ठ तथा फुर्तीले होते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता बताया था, तर्क वितर्क करने में बहुत माहिर होते हैं, मतलब कि किसी भी बात का तुरंत रिप्ले करते हैं वो। और तीव्र अधिगम क्षमता होती है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने की कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है। तर्क करने की योग्यता अधिक होती है और मानसिक गति सामान्य बालकों से अधिक होती है। प्रत्येक कार्य में श्रेष्ठ होते हैं, वो हर एक काम में कैसे होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं। स्किनर व हैरीमैन के अनुसार क्या होते हैं? उन्होंने बताया था कि उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है? 130 से 170 के बीच में होती है, तो ये बात भी याद रख सकते हैं आप। अब देखो, धीमी गति से सीखने वाले बालक, तो धीमी गति से सीखने वाले बालक, मनोवैज्ञानिक क्रिक ने कहा है कि 1962 में सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान उनके द्वारा सीखे गए कार्यों को सीखने के गति के आधार पर की। तो उनके बच्चों को जो काम दिया गया था 1962 में, जब उन्होंने एक परीक्षण किया, उन्होंने सामान्य बच्चों और प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए एक परीक्षण किया, तो उन्होंने देखा जो धीमी गति से बच्चे होंगे वो सामान्य तौर पर किसी बात को सीखने में थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन जो प्रतिभाशाली होते हैं वो एकदम सीख लेते हैं। यदि किसी सामान्य बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु वर्ग से कम है, तब उसमें धीमी गति से सीखने वाला बालक कहा जाएगा। तो जो बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से भी नहीं सीख पा रहा है तो उसको बोलेंगे हम धीमी गति से। कभी कभी आपने देखा होगा कि 4th क्लास में मान लिया उसको डिवीज़न और मल्टीप्लाई भी नहीं आता, तो समझ लो वो धीमी गति से सीखने वाला बालक है। या 2nd क्लास में अगर उसको एडिशन नहीं आता तो वो धीमी गति का बच्चा है। अगर कोई 3rd क्लास में भी बच्चा है और उसको ABCD भी सही से नहीं बोल पा रहा है, वो धीमी गति से सीखने वाला बच्चा है। तो बच्चे का विकास, समायोजन, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, योग्यता और सीखने की गति सब सामान्य बच्चों से कम होती है, इन सब में जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं। अब धीमी गति से सीखने वाले बालक की कुछ विशेषताएं हैं। अब विशेषताएं क्या हैं? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास कैसा होता है उनका? धीमी गति से सीखने वाले बालकों का शारीरिक तथा मानसिक विकास धीमी गति से होता है। ये साफ कपड़े नहीं पहनते, मतलब थोड़ा अपने आप को मेंटेन करके नहीं रखते। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि थोड़ा गंदे रहते हैं, समाज में नहीं घुलते मिलते, दिन भर वो अपने आप से ही मतलब कि लड़ाई झगड़ेदार होते हैं, जब टीचर समझा रहा होता है तो उनकी बात नहीं सुनते। अब सेकंड आता है अवधारणा शक्ति का अभाव। सामान्य बच्चे से धीमी गति से धारण करने की क्षमता होती है, तो जो भी कोई भी चीज़ होती है उसको अपने रूटीन में उतारने के लिए वो थोड़ा समय लेते हैं। असुरक्षा की भावना, उन्हें लगता है थोड़े डरे डरे से रहते हैं, सहमे सहमे से रहते हैं। अब आत्मविश्वास की भावना और अंदर कम बनी रहती है, उनके अंदर क्या होता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि मान लिया टीचर कोई बात पूछ लेगा तो वो कहीं ना कहीं उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो अभिव्यक्ति या संप्रेषण क्षमता का अभाव भी समस्याग्रस्त रहता है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।